हेलो 10th स्टैंडर्ड, वेलकम बैक टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। मैं हूं शुभम और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस वन का एक क्वेश्चंस पेपर जो आपके अपने सेमेस्टर एग्जाम में और आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्प करने वाला है। तो सेमेस्टर वन एग्जाम के लिए ये होने वाला है आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर, जिसको आपको प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम में जाना है। तो आपको बहुत ज्यादा पूरा आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस और किस तरीके से पूछे जाने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर एक बेस्ट होने वाला है। तो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम के चैनल को, व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन कर लो, जहां से आपको अपडेट मिलती रहेगी लेटेस्ट वीडियो कौन सा आने वाला है, कब क्वेश्चन पेपर अपलोड करने वाले, कब अपन लाइव आने वाले हैं, फेस टू फेस डिस्कस करने वाले। सारी डिटेल के लिए आप अपना व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन के साथ अंडरस्टैंडिंग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये अपना 2022 का क्वेश्चन पेपर है। तो इसको एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर ही लेना। देखो कुछ भी क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट आइडिया आपको पूरा मिलने वाला है। फास्ट फॉरवर्ड करके भी वीडियो को देखोगे तो भी दिक्कत नहीं है। चलो पहले आप मेरे साथ में आंसर बताओ। लेट्स से कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल पे अभी चल रहा है, तो मेरे साथ साथ में सारे क्वेश्चंस का आंसर बताने की कोशिश करना मेरे से पहले, ठीक है। तो लुक एट दिस। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1A। पहले तो मार्किंग स्कीम भी समझ लेंगे साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, टोटल 5 मार्क्स के आपको एमसीक्यू पूछेंगे यहाँ पे। ट्रांसपेरेंट ग्लास फिल विथ वाटर। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है जो पानी से भरा हुआ है, पेंसिल आपने उसके अंदर डाल दी है। पेंसिल आपको ब्रोकन मतलब टूटी हुई जैसी क्यों दिखती है? पानी में जब पेंसिल डालते हैं आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है। वो टेढ़ापन क्यों दिखता है? वो दिखता है टेढ़ापन ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के बैंड होने की वजह से लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करता है। when light travel from one medium to another medium, it's change its direction. This phenomena is also called what? Refraction of light. Perfect. Now second, in Hop's apparatus, temperature of water in the lower of cylinder decreases to 4 degrees Celsius. Density of water is Hop's apparatus में वाटर इन द लोअर रीजन में जो वाटर होता है, होप एपेटस अगर आप अच्छे से नहीं पता देख लो अच्छे से। लोअर रीजन में जो वाटर है, अगर उसका टेम्परेचर 4 डिग्री से भी कम कर लेंगे तो डेंसिटी क्या होगा? देखो ध्यान रखना, अगर वाटर की बात करें तो अगर आप टेम्परेचर 4 डिग्री से नीचे लेके जाते हो तो उस समय में वाटर का वॉल्यूम बढ़ने लगता है। इसका मतलब डेंसिटी क्या होगा? घटेगा। तो आप बता सकते हो यहाँ पे कि सिलेंडर डिक्रीजेस लोअर, टेम्परेचर 4 से भी कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी डिक्रीजेस। ध्यान रखना, वाटर की डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है 4 डिग्री पे। डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है? 4 डिग्री पे। तो 4 डिग्री से नीचे या 4 डिग्री से अगर ऊपर जाएंगे तो वाटर का डेंसिटी घटेगा। ये ध्यान रखना। क्लियर है? सबसे मैक्सिमम कब होती है? 4 डिग्री पे। और वाटर का वॉल्यूम सबसे मिनिमम कब होता है? मिनिमम होता है 4 डिग्री पे। डेंसिटी मैक्सिमम तो वॉल्यूम मिनिमम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। द मॉडर्न पीरियड टेबल हेलोजन आर केप्ट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हेलोजन वाले एलिमेंट्स को कौन से ग्रुप में हमने रखा है? कमेंट करो। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत लोगों ने आंसर किया है। ग्रुप नंबर 17 में रखा है हमने। देखो एक बात ध्यान रखना, इस चैनल पे हमने सारे साइंस के आईएमपी के वन शॉट आईएमपी अपलोड किए। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चंस पेपर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वन शॉट आईएमपी। तो जब भी आपका जो भी पेपर होगा साइंस का, उसका वन शॉट आईएमपी आप देख के जाना। जिस तरीके से मैंने वन शॉट आईएमपी आपको डिटेलिंग में बताया है, उन्हीं वन शॉट आईएमपी को अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो तो आपका एग्जाम में कुछ मार्क्स नहीं जाने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी मैं देने वाला हूँ, क्वेश्चंस पेपर की और भी लिंक दे दूंगा, चेकआउट कर लेना, ठीक है? भूलना नहीं, दे दिया मैंने लिंक समझो। ग्लोविंग ऑफ द बल्ब, बल्ब का जलना कौन से प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब बल्ब करंट की वजह से हीट होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं और लो एनर्जी लेवल पे आने की वजह से वो ग्लो करने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? वो एनर्जी रिलीज करते हैं और वो एनर्जी विजिबल लाइट के रेंज में होती है, इसके लिए वो ग्लो हमें दिखता है, वो कलर हमें दिखता है। वेट ऑफ द मैन इज 60 न्यूटन ऑन द अर्थ, व्हाट विल बी मून? मून पे उसका वेट कितना होगा? याद रखना 10 न्यूटन। अगर अर्थ पे 60 न्यूटन है तो मून पे 10 न्यूटन होगा। 83% कम होती है ग्रेविटी मून पे हमारे अर्थ से। मून की ग्रेविटी काफी कम होती है, ध्यान रखना। चलो भाई, मिल्क ट्रांसफॉर्म इनटू द कर्ड, मिल्क दूध दही बन गया है, ये प्रोसेस कौन सा होगा? ये प्रोसेस ऑब्वियसली केमिकल चेंज होगा यहाँ पे। जब मिल्क को हमने दही बना ही दिया है तो आपको दही से वापस मिल्क नहीं बना सकते हो, मतलब ये केमिकल चेंज है एक तरीके से। द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 92, और उसके बाद के सारे एलिमेंट मैन मेड होते हैं। 92 के बाद के जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में वो इंसानों के बनाए हुए एलिमेंट्स है। तो उस 92 एलिमेंट्स का नाम क्या है? जिनका एटॉमिक नंबर 92 होता है उसका नाम है यूरेनियम। भूलना नहीं, क्या नाम है? यूरेनियम। देखो जरूरी नहीं ये से क्वेश्चंस आए, बट आपको एक आइडिया मिल जाना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी भी आपके लिए 5 मार्क्स का है।
तो 5 + 5 10 मार्क्स तो अभी तक हो चुके, बी तक पहुंचते पहुंचते। अगर यहाँ पे देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एक एट द इनफाइनाइट लेंस लिया है, कॉन्वेक्स लेंस, और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा आपने इनफाइनाइट, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनती है फोकस पे। तो ये पोजीशन जो भी आपके लेंस वाले चैप्टर में जो भी चार्ट आपको दिए रखे कि भाई ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो इमेज वहां बनेगी, वो सारा अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना, दिमाग में बिठा देना। ऐसा एक क्वेश्चन आता है, मतलब आता है। ओके, आगे हम बात करेंगे। देखो, राइट द कोरिलेशन, कोरिलेशन का 1 मार्क्स का सवाल है। देखो, पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है, बराबर। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, वन शॉट आईएमपी में मैंने इसको डिस्कस किया था जब मैं इस चैप्टर की वन शॉट आईएमपी बता रहा था। आप जाके चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने देखा था। तो भाई ये डायग्राम जो दिया, पहले तो बोला नेम ऑफ द डायग्राम, डायग्राम का नाम क्या, तो डायग्राम का नाम है रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो किस तरीके से फॉर्म होता है वो इस डायग्राम में समझाया हुआ है। व्हाट डज इट शो, इसमें क्या क्या होता है। देखो, रेनबो फॉर्मेशन में टोटल 3 प्रोसेस का योगदान होता है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन 3 प्रोसेस का योगदान होता है। और वो किस तरीके से होता है, अगर आप ये वाले हिस्से में देखोगे तो ये वाले हिस्से में हो रहा है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन दोनों साथ में। तो आप बोल सकते हो व्हेन लाइट इज एंटर इनटू द वाटर ड्रॉपलेट्स, टू फिनोमिना इज टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट, वन इज रिफ्रैक्शन एंड अदर इज डिस्पर्जन। जब लाइट पूरी तरीके से अंदर एंटर कर जाती है तो वहां पे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड जब लाइट वापस से बाहर निकलती है, रेज जब बाहर निकलते हैं तो वहां पे वापस से होता है रिफ्रैक्शन। तो ये 3 फिनोमिना, ये 3 प्रोसेस यहाँ पे होती है। इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो जाओ फटाफट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में और रेनबो वाले टॉपिक को एक बार रीड कर लो और कमेंट में बोल देना कि भैया हमने तो रीड कर दिया, हमें सब समझ में आ गया। एक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वाले क्वेश्चंस को भी रीड कर लेना, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। बाकी वन शॉट आईएमपी है, वन शॉट आईएमपी सारा आपका काम कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 2 तो आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 जो टोटल आता है वो 10 मार्क्स का आएगा सेमिस्टर एग्जामिनेशन में। 5 मार्क्स के एमसीक्यू और 5 मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं 5 मार्क्स में, और कुछ को रिलेशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, कुछ वन एक आध मैच द फॉलोइंग आ जाता है कभी कभी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम बात करेंगे आंसर एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला है गिव रीजन सम पर्सन्स आर कलर ब्लाइंडनेस। इसका आंसर आपको करना है, कमेंट सेक्शन में करके बताओ कि क्यों कुछ लोगों के पास कलर ब्लाइंडनेस होता है, मतलब उनको कलर को डिस्टिंग्विश करने नहीं आता, वो बता देना। वाई निक्रोम्स कोयल इज यूज इन द इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर निक्रोम के कोयल का ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्या है ऐसा निक्रोम के कोयल के पास, क्या है सचिन में निक्रोम कोयल के पास ऐसा क्या होता है। देखो बात करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक आयरन किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या, करंट के मदद से इलेक्ट्रिक आयरन हीट होता है, गर्मी होती है उसमें तैयार आती है। गर्मी तैयार करने के लिए क्या चाहिए, निक्रोम आयरन के पास होता है हाई रेजिस्टेंस, पहली बात तो। और हाई रेजिस्टेंस की वजह से उसको हाई टेम्परेचर तक हम लोग गर्म कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर पे गर्म करने के बावजूद भी उसके साथ क्या नहीं होता, उसके साथ ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। और ऑक्सीडेशन अगर नहीं होगा तो वो कभी पिघलेगा नहीं, जलेगा नहीं जल्दी से। दैट्स व्हाई वी यूज निक्रोम एलॉय फॉर द फॉर इलेक्ट्रिक आयरन। ओके, ये ध्यान रखना आप। दिस इज जस्ट एक्सप्लेनेशन। देखो डायग्राम में बता, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आता है। क्या पूछा है पहले तो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। तो पहले तो ये जो डायग्राम जो दिया है ना आपको, ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम है हॉब्स एपर्टस का। समझते हैं पहले, व्हाट डिड द T1 एंड T2 थर्मोमीटर शो स्टेबल टेम्परेचर। भाई देखो T1 और T2 हॉप एपर्टस में, नीचे वाला T1 और ऊपर वाला T2। पहले देखो, पहले T1 कहाँ तक पहुंचता है, 4 डिग्री तक पहुंचता है। फिर T2 कहाँ तक पहुंचता है, 4 डिग्री। तो वो पूरा प्रोसेस को पढ़ोगे ना हॉप एपर्टस का, कैसे वो काम हो रहा है, तो आपको सब कुछ वहां पे समझ में आ जाएगा। सब कुछ वहां पे क्या हो जाएगा, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। बट होप एपर्टस में एट द एंड जाके पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 0 हो जाता है। T1 भी 0 हो जाता है और T2 भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और ये स्टेबल टेम्परेचर कहलाया जाता है, ठीक है ना। स्लो डाउन, धीरे धीरे टेम्परेचर घटते जाता है वहां का। नेम द एपर्टस, तो ऑब्वियसली एपर्टस का नाम है हॉप्स एपर्टस। एंड व्हाट इज यूज ऑफ द एपर्टस, इस एपर्टस का क्या काम है। देखो पानी का एक अलग सा बिहेवियर है। पानी का अलग सा बिहेवियर क्या है, पानी नहीं, 4 डिग्री के आसपास में एक अलग बिहेवियर दिखाता है। 4 डिग्री से नीचे जाएंगे तो भी पानी का वॉल्यूम बढ़ने लगता है, और 4 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो भी पानी का वॉल्यूम बढ़ने लगता है। मतलब आप बोल सकते हो 4 डिग्री पे पानी का सबसे कम वॉल्यूम होता है। ये थोड़ी अनोखी बात है।
नॉर्मली ऐसा लगता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि टेम्परेचर घटाने के बाद भी वॉल्यूम क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। तो ये थोड़ा सा प्रॉपर्टी अलग है, दैट इज वाई उसको हम बोलते हैं, अलगपन को हम बोलते हैं एनोमलस। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कैन बी डिमोन्स्ट्रेट इन लेबोरेटरी बाय यूजिंग द होप्स एपर्टस। होप्स एपर्टस के मदद से पानी का आप एनामुलस बिहेवियर को डिमोन्स्ट्रेट, प्रेजेंट, एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म कर सकते हो। ये काम है होप्स एपर्टस का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला, डिफरेंस बिटवीन मेंडली पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो मेंडली पीरियोडिक टेबल जो है ना, वो बेस होता है एटॉमिक मास नंबर पे। किस पे बेस है? एटॉमिक मास नंबर पे। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस है एटॉमिक नंबर पे। कोई भी दो लिखने बोला ना, तो दो लिख लेता हूं मैं, जगह नहीं इतने पास। इट कंसिस्ट ऑफ 63 एलिमेंट। देखो मेंडली में 63 एलिमेंट है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं। तो आप ये दो डिफरेंस आराम से लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आपको डिफाइन करने बोला, पहला डेफिनेशन बोलता फ्री फॉल। तो कोई भी बॉडी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर नीचे गिरती है, कोई भी बॉडी किसके इन्फ्लुएंस में? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर नीचे गिरती है, तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल कंडीशन। कौन सी कंडीशन बोलते हैं? फ्री फॉल कंडीशन। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर व्हाट इज द ड्यू पॉइंट? ड्यू पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर एट विच एयर एयर बिकम सेचुरेटेड विद द वाटर वेपर। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे एयर बिकम सेचुरेटेड विद द वाटर वेपर। मतलब क्या हो गया कि एयर के अंदर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर अब आ चुका है। इससे ज्यादा वाटर वेपर उसके अंदर नहीं आ सकता है। इसको बोलते हैं सेचुरेटेड लेवल। सेचुरेटेड लेवल, सेचुरेटेड पॉइंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो क्या होगा ड्यू पॉइंट? ड्यू पॉइंट मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे वाटर अपने सेचुरेटेड लेवल पे पहुंच चुका है। समझ में आ गया? सिंपल है। फिर पूछा है ये डायग्राम को पहचानो, इस डायग्राम में क्या हो रहा है वो समझाओ। देखो इस डायग्राम में हमने यहाँ पे ले रखा है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, दो चीजें बनती है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर के कांटेक्ट में आता है तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर दूध जैसे दिखने लगता है। ये सिंपल है। इस रिएक्शन को हम लोग बोल सकते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बट इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमने हीट का भी मदद लिया है, तो इसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ये बातें आपको इस तरीके से लिखने आनी चाहिए। देखो सेम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। देखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, उसके लिए आपको एक्सप्लेन करके एग्जांपल भी देना ऑब्वियसली। तो पहले तो आप लिखोगे द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस। एग्जांपल के तौर पे जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप बिना हीट किए छोड़ देते हो तो वो कभी डिकम्पोज नहीं होगा, बट कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे आप हीट देते हो वो डिकम्पोज होकर दो चीजों में बढ़ जाता है। तो ये एक तरीके से आपको टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस समझाती है केमिकल रिएक्शन को होने में। तो ये एक एग्जांपल आप दे सकते हो। इक्वल हीट इज गिवन टू द टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी। 1 ग्राम ऑब्जेक्ट है, दोनों दोनों का मास 1 ग्राम ही है। एक का टेम्परेचर हीट देखो किसी भी बॉडी का अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको क्या देना पड़ता है? आपको हीट देना पड़ता है। बिना हीट दिए तो टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे हमने दो बॉडी लिया, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, और दोनों का मास 1 ग्राम है, मास में कोई फर्क नहीं है। दोनों को हमने हीट दिया, दोनों को इक्वल हीट भी हमने क्या दिया? इक्वल दिया। देखो इसको हीट मान लो क्यू दिया, तो इसको भी हीट मैंने क्यू दिया। इसका मास एम है तो इसका भी मास क्या है? एम। एम मतलब 1 ग्राम मास, दोनों का मास भी सेम है। अब भैया ए का जो टेम्परेचर है ना, हमने 3 डिग्री से बढ़ाया, और बी का टेम्परेचर हमने 5 डिग्री से बढ़ाया। बराबर, दोनों का टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। ओके, विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट? तो इन दोनों ऑब्जेक्ट में से किसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है? किसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है? देखो सिंपल सा मैं फॉर्मूला बताता हूँ। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है सी, स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। अगर मैं ए की बात करूंगा तो देखो दोनों का हीट तो सेम है, तो क्यू तो दोनों के लिए सेम होगा, मास भी सेम होगा। ए का कितना टेम्परेचर बढ़ा? 3 से। यहाँ तक समझे आपको? अब बी का टेम्परेचर मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप मेरे साथ में समझ लेना। बी का मास और हीट तो सेम ही है, टेम्परेचर कितना बढ़ा? 5 से। अब आप ही समझ सकते हो कि किसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगा। देखो 5 डिनोमिनेटर में, इसका मतलब जब डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू होती है तो आंसर छोटा आता है, और जब डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू होती है तो आंसर बड़ा आता है। इसका मतलब ए का स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगा बी से। सिंपल है। अब कुछ पूछा है यहाँ पे आपको एक्सप्लेन द डेफिनेशन, तो स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन आप लिख देना। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। बात समझ में आया? कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए,
उसी हीट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ये हो गई डेफिनेशन। और यहाँ पे पूछा है फैक्टर, तो जो भी आपका सी ए का वैल्यू और सी ए का वैल्यू जो भी है और सी बी का वैल्यू जो भी, उनका रेशो ले लो। तो आप सी ए और सी बी का अगर रेशो लेंगे तो आपको रेशो मिल जाएगा 5/3। तो ये हो गया फैक्टर, आप बोल सकते हो इतने से फैक्टर से वो चेंजेस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे न्यूलैंड्स लॉ ऑक्टेव आपको एक्सप्लेन करना है। पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें एलिमेंट के बराबर होती है, वो सब बातें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी, अच्छे से कर लेना। फिर यहाँ पे आपको पूछा गया है, डायग्राम बोला है और डायग्राम को एक्सप्लेन करना बोला है। तो यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को आपको एक्सप्लेन करने बोला है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बड़ा सिंपल है कि भाई थंब है, मिडल फिंगर है और जो भी आपके फिंगर्स है उनको परपेंडिकुलर अरेंज कर दो, वो पहले लाइन में लिखा हुआ है। फिर उसमें आपका जो इंडेक्स फिंगर होगा वो आपका मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, जो मिडल फिंगर होगा वो करंट को शो करता है, और जो थंब आपका जो होता है लेफ्ट हैंड का, वो फोर्स को शो करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स को। बस ये होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फोर्स दर्शाने के लिए काम आता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, उसको समझने के लिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का काम हो गया। अब यहाँ पे पूछा है एक्सप्लेन, आगे पीछे हो रहा थोड़ा सा, लेट मी चेक। या परफेक्ट। क्या पूछा है यहाँ पे? पूछा है एक्सप्लेन बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस क्या होता है और कब इस्तेमाल किया जाता है? व्हेन सम पीपल सफर थ्रू द नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। जब किसी इंसान को दूर का भी नहीं दिखता है और उसी समय पास का भी नहीं दिखता है, तो ऐसे इंसानों के लिए, ऐसे मानवों के लिए दो कौन से लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। बाईफोकल लेंस को बनाने के लिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। बाईफोकल लेंथ में कॉनकेव लेंस का अपर साइड में इस्तेमाल होता है और कॉन्वेक्स लेंस का नीचे साइड में इस्तेमाल होता है। कमेंट करके आपको ये बताना है कि कौन सा लेंस नियर साइटेडनेस को करेक्ट करने में यूज होता है और कौन सा लेंस फार साइटेडनेस को करेक्ट करने में इस्तेमाल किया जाता है। कमेंट करके बताओ। अपर पार्ट ऑफ कॉन्केव लेंस इज करेक्ट नियर साइटेडनेस, लो मैंने बता ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और लोअर पार्ट ऑफ द कॉन्केव लेंस करेक्ट फार साइटेडनेस। समझ में आ गया? पक्का? देखो यहाँ तक अगर मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हो तो आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, फटाफट से शेयर करो कि उनका भी एग्जाम आपके जितना अच्छा जा पाए, और सब तरफ खुशियां बांटो। दिवाली आ रही है, बांटो। आगे बढ़ते गाइस। फिर देखो वापस से पूरा पूरा चाप क्वेश्चन ही पेपर चैप्टर डायग्राम से भरा हुआ है। एक्सप्लेन करना है तो ये भाई, ये जो फिगर है वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करती है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट में क्या होता है? लाइट में जो कलर होते हैं वो सेपरेट होते हैं। मान लो एक लाइट के अंदर 7 कलर है, तो जब एक लाइट को आप किसी प्रिज्म के थ्रू पास करोगे तो वो सातों कलर में बढ़ जाएगा। जब वो सातों कलर में बढ़ता है प्रिज्म के थ्रू लाइट, तो ऊपर वाला कलर रेड होता है और नीचे वाला कलर वायलेट होता है। तो आप बोल सकते हो ऊपर वाला कलर सबसे कम बैंड हुआ और नीचे वाला कलर सबसे ज्यादा बैंड हुआ। बैंड, तो रेड कलर बैंड लिस्ट और वॉयलेट कलर बैंड मोस्ट। ऑल द 7 कलर इमर्ज अलोंग द डिफरेंट पाथ, वी गेट द स्पेक्ट्रम ऑफ द 7 कलर। सातों के सातों कलर अलग अलग रास्ता चुनते हैं जाने के लिए, इसके लिए हमें सातों के सातों कलर सेपरेट दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उन्होंने अलग अलग रास्ता चुना है। ऐसे जीवन में हम लोग भी, हमारे दोस्त वगैरह सब लोग अलग अलग लाइफ में फील्ड चुनने वाले हैं, है कि नहीं? कोई इंजीनियर, डॉक्टर, तो सब अलग अलग फील्ड में जाने के, वैसे कलर के साथ में भी हो रहा है। ठीक है, फिर ये डायग्राम को एक्सप्लेन करने बोला। अब मैं आपको कमेंट पूछूंगा कि बताओ ये यहाँ पे कौन सा चीज एक्सप्लेन करने बोला है, फटाफट कमेंट करके बताओ। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड राइट द लॉ ऑफ द ऑर्बिट, प्लैनेट इज मूविंग द अराउंड द सन। ठीक है, एरिया का है, टाइम का है, जो भी, कमेंट करके इसके बारे में आप बताओ केप्लर्स का कौन सा लॉ यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर ये डायग्राम को ऑब्जर्व करना है और नियर साइटेडनेस के बारे में आपको कुछ बातें बतानी है। नियर साइटेडनेस को हम लोग मायोपिया भी बोलते हैं। और नियर साइटेडनेस क्यों होता है वो यहाँ पे आपको पूछा, ये डिफेक्ट क्यों होता है, तो उसके दो कारण है, जो दोनों के दोनों कारण अपन ने यहाँ पे लिखे हैं, उनको आपको अच्छे से समझना है। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 4 में 5 मार्क्स के लिए आपको कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें से मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके बारे में आप जरूर पढ़ लेना। ये टेलीस्कोप है कि क्या है, बता दो कमेंट करके जल्दी से। ये आपको रस्टिंग के बारे में आपको यहाँ पे दे रखा है कि भाई रस्ट क्या होता है, डेफिनेशन लिखनी है, रस्ट का फॉर्मूला आपको लिखना है, एनोड के ऊपर क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है, और कैथोड के ऊपर क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है, और व्हाट इज मेंट बाय कोरोजन, कोरोजन का डेफिनेशन क्या है उसके बारे में भी आपको बताना है। सारी बातें आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इनको सबको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से।
ठीक है। आई होप सो ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है, आप उसको स्लो करके देख सकते हो, लेकिन एंड में बताते कि कोई मतलब नहीं, पहले बताना चाहिए था, बट स्टिल ओके। चलो, तो मे बी आपका एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे। इफ यू वांट एनी हेल्प, अगर हो पाएगा पॉसिबल तो मैं करूंगा। टाइम बहुत कम है दोस्त, टाइम बहुत कम है, क्योंकि मैंने नहीं, टाइम बहुत कम है, और अभी कैसा है ना, थोड़ा सा दूसरे काम की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में अपलोड नहीं कर पाता। तो आप बोलते हो भैया ये करो वो करो, उसके लिए मुझे माफ कर लेना। बट अगर सपोर्ट दिखाओगे तो बोर्ड्स के एग्जाम तक आपकी मैं प्रैक्टिस इतनी बढ़िया करवा दूंगा, हर एक चैप्टर की, हर एक सब्जेक्ट की, भूलोगे नहीं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, और वेरी इंपॉर्टेंट, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।